हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं दुर्गा की कहानी चैप्टर 81 न्यूज़। आर्यन ने अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स चुन लिए थे। आर्यन के ग्रुप को अब स्टेज से वापस भेज दिया गया था और दूसरे ग्रुप का सिलेक्शन चल रहा था। दुर्गा ने आर्यन के कान में कहा, आर्यन, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझे अपनी टीम के लिए क्यों चुन लिया? क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं है कि लोग सोशल साइट पर हमारे बारे में अफवाहें उड़ाएंगे? ना जाने कैसी कैसी बातें बनाई जाएंगी। बिना कुछ सोचे समझे हमें गे घोषित कर दिया जाएगा। तुम्हारी फीमेल फैंस तो मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगी। ये क्या किया तुमने? आर्यन ने धीरे से कहा, देखो, मैंने तुम्हें अपनी टीम में सिर्फ इसलिए चुना है क्योंकि मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये एक कंपटीशन है और मैं इसे जीतने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम इस पूरे कंपटीशन में सेकंड बेस्ट प्लेयर हो। तुम्हें किसी और टीम में भेजकर मैं हारने का रिस्क नहीं ले सकता। इस वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगली बार ऐसा नहीं होगा। दुर्गा ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, एनीवे, मुझे तो बस टॉप 20 में पहुंचने की जरूरत है ताकि मैं उदय रायचंद से मिल सकूं और अपना मिशन पूरा कर सकूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे और मेरे साथ काम करने वालों के बारे में क्या अफवाहें बना रहे हैं। आर्यन ने दुर्गा को देखते हुए अपने मन में सोचा, नो रिएक्शन। मैंने इसे इतना कुछ कहा और इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये दक्ष मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। कुछ दिन बाद शिवाय का ऑफिस बंद होने का समय हो गया था। सभी एम्प्लॉइज अपने अपने घर जा रहे थे। कुछ लड़कियां एक ग्रुप बनाकर मोबाइल पर कुछ देखते हुए बातें कर रही थी। क्या तुम लोगों ने पिछला एपिसोड देखा? हाँ, इट्स जस्ट सो स्वीट। आर्यन सिंह राठौर ने सबसे पहले दक्ष चौहान को अपने टीममेट के लिए चुना है। मैंने पिछले एपिसोड में जब से दक्ष चौहान का परफॉर्मेंस देखा है तब से मैं पूरी तरह से दक्ष चौहान की फैन हो गई हूँ। आई जस्ट लव हिम। मुझे तो दक्ष चौहान और आर्यन सिंह राठौर दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। ये तो देखो, आर्यन और दक्ष के रिहर्सल के फोटोज सोशल मीडिया पर आए हैं। दोनों ही बहुत क्यूट और रोमांटिक है। अजीब बात है, मुझे अचानक से इतना कोल्ड फील क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एसी दोबारा ऑन कर दिया है। उन लड़कियों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे शिवाय खड़ा था और बहुत गुस्से भरी निगाहों से उन दोनों को देख रहा था। शिवाय ने गुस्से में उन लोगों को देखते हुए कहा, ये फोन मुझे दो। ये सुनते ही फोन वाली लड़की ने तुरंत अपना फोन शिवाय के आगे बढ़ा दिया और अपने मन में सोचा, हम लड़कियां इतनी बदनसीब क्यों हैं? पिछली बार भी हम लोग इसी शो को देखते हुए और गॉसिप करते हुए पकड़े गए थे और आज भी काम खत्म होने के बाद हम गॉसिप करते हुए और मोबाइल चलाते हुए पकड़े गए। वैसे ऑफिस टाइम तो खत्म हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात की सजा मिलेगी। शिवाय ने मोबाइल में फोटो देखा जिसमें आर्यन और दुर्गा एक साथ डांस पोज में खड़े थे। दुर्गा ने आर्यन के सीने पर एक हाथ रखा हुआ था और दूसरा हाथ आर्यन ने पकड़ रखा था। दोनों ही काफी करीब खड़े थे। उस फोटो पर बहुत सारे फैंस के कमेंट आ रहे थे, इन दोनों का जोड़ा बहुत अच्छा है। ये दोनों साथ में आए तो बहुत अच्छे कपल बनेंगे। यकीन नहीं होता कि इतने हैंडसम लड़के गे हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। आर्यन के पैक्स को छूने में अच्छा तो बहुत लगता होगा। मुझे तो दक्ष से जलन होने लगी है। आई विश कि इस शो में इन दोनों के प्यार को मंजिल मिल जाए और इनकी शादी हो जाए। ये सब देखकर शिवाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने फोन को अपनी जेब में डाला और वहां से जाते हुए विशाल से कहा, विशाल, गाड़ी निकालो, मैं अभी इसी वक्त वहां जा रहा हूँ। जाते हुए शिवाय ने अपने मन में सोचा, दुर्गा चौहान, तुम किसी और आदमी की बॉडी को कैसे टच कर सकती हो? शिवाय को देखकर विशाल ने अपने मन में सोचा, कुछ ही दिन पहले इन्होंने खुद कहा था कि दुर्गा मैडम जो करना चाहती हैं उन्हें करने दिया जाए और अब इन्हें खुद ही जलन हो रही है। इनका कोई भी कुछ नहीं समझ सकता। नेशनल ट्रेनी दुर्गा का कमरा। दुर्गा प्रैक्टिस करने के बाद बहुत थक गई थी और साथ में बहुत पसीना पसीना हो गई थी, इसलिए वो शावर ले रही थी। शावर लेने के बाद उसने अपनी बॉडी पर टॉवल लपेटा और दूसरे टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए बाहर आई। दुर्गा बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि शिवाय उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। दुर्गा ने हैरानी से कहा, शिवाय, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? शिवाय ने सीरियस लुक के साथ दुर्गा को देखते हुए कहा, अगर तुम्हारा हो गया हो तो यहाँ आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दुर्गा ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, तुमने तो मेरे इस कमरे को अपना घर
यह कंपनी समझ लिया है। अपनी मर्जी से आ जाते हो और चले जाते हो। तुम मुझे ये बताओ कि मेरे कमरे की चाबी तुम्हारे पास कैसे आई है? शिवाय ने दुर्गा को देखकर कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं कुछ ही मिनटों में ये पूरी बिल्डिंग खरीद सकता हूँ। दुर्गा ने मुंह बनाकर कहा, हाँ, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। शिवाय ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैंने आज एक न्यूज़ देखी। दुर्गा ने पूछा, न्यूज़? किस तरह की न्यूज़ और किस बारे में है? शिवाय ने कहा, ये न्यूज़ मेरे भतीजे और तुम्हारे बारे में है। इस न्यूज़ में कहा गया है कि तुम और मेरा भतीजा रिलेशनशिप में हो। शिवाय ने अपनी जेब से फोन निकाला और उसमें वो फोटो दुर्गा को दिखाते हुए कहा, दुर्गा, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे इस चीज की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। मेरा भतीजा और तुम इस पोजीशन में क्यों हो? तुम दोनों की इस तरह की फोटो क्यों ली गई है? दुर्गा इस फोटो को ध्यान से देखकर कुछ सोचने लगी। चैप्टर 82 नॉटी शिवाय। शिवाय के दिखाए हुए फोटो को देखकर दुर्गा कुछ देर पहले हुई चीजों को सोचने लगी। फ्लैशबैक। दोपहर का समय। दुर्गा आर्यन के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। कोरियोग्राफर ने दुर्गा का हाथ पकड़कर आर्यन के सीने पर रखते हुए कहा, दक्ष, मुझे लगता है तुम्हें अपना हाथ थोड़ा और ऊपर रखना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम लोग अपने एक्शन में थोड़ा सा चेंज करो। इससे तुम्हारी परफॉर्मेंस थोड़ी और इंटरेस्टिंग होगी। कोरियोग्राफर के कहने पर दुर्गा ने अपना हाथ आर्यन के सीने पर थोड़ा और ऊपर किया, जिससे उसका हाथ आर्यन के सीने पर रब हो गया। ऐसा होने पर आर्यन को अजीब सा फील हुआ और उसने हैरानी से दुर्गा के हाथ को देखा। फिर एक झटके से दूर हटते हुए अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर क्रॉस बनाकर रख के घबराई हुई आवाज में बोला, दक्ष चौहान, तुम ये क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। आई एम एब्सोल्युटली स्ट्रेट। खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाया तो। दुर्गा ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, मेरा तुम्हें छूने का कोई इरादा नहीं है। कोरियोग्राफर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तुम खुद भी जानते हो ना। कोरियोग्राफर ने आर्यन से कहा, दक्ष बिल्कुल सही कह रहा है आर्यन। इस तरह के पोज से तुम दोनों के बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा, जो कि पब्लिक को तुम्हारे परफॉर्मेंस की तरफ और ज्यादा खींचेगा। इसमें ऐसा कुछ ऑकवर्ड भी नहीं है, इसलिए चलो फिर से ट्राई करो। और फिर दक्ष भी तो तुम्हारी तरह लड़का ही है, तो अगर तुम्हारी चेस्ट को टच करता भी है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोरियोग्राफर के कहने पर आर्यन को ना चाहते हुए भी ये पोज देना पड़ा। कोरियोग्राफर ने खुद दुर्गा का हाथ पकड़कर आर्यन के सीने पर रखा। ये सब होते हुए आर्यन के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे किसी ने उसे जलते तवे पर जबरदस्ती बिठा दिया हो। फ्लैशबैक एंड। दुर्गा ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, ये फैंस मुझे ये साबित करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। अफवाहें बनाने में तो इनका कोई कंपटीशन ही नहीं हो सकता। इस मामले में तो जितनी उम्मीद होती है हमेशा उससे ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं ये लोग। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ बस एक ऑनलाइन बोरिंग नॉनसेंस होगी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस बात के लिए इतनी रात में शिवाय खुद मेरे कमरे में चला आएगा। दुर्गा ने शिवाय को समझाते हुए कहा, देखो, तुम जिस बारे में बात कर रहे हो वो सिर्फ ऑनलाइन होने वाली नॉनसेंस है। ये सिर्फ कुछ अफवाहें हैं जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ हमारे डांस प्रैक्टिस की कुछ फोटोज हैं। इनफैक्ट मैं तो आर्यन सिंह राठौर को ठीक से जानती तक नहीं हूँ। आर्यन को तो मेरे लड़की होने का सच भी नहीं पता है। लाइक करना तो बहुत दूर की बात, बल्कि वो तो मुझे जरा भी पसंद नहीं करता। वो तो मुझसे बहुत नफरत करता है। शिवाय ने सीरियस लुक के साथ कहा, रियली? शिवाय ने अपने मन में सोचा, मुझे नहीं लगता कि दुर्गा किसी और आदमी के साथ इन्वॉल्व होने वाली है। आखिरकार जो लड़की मेरे जैसे आदमी तक का फायदा नहीं उठाना चाहती, वो किसी और में क्या ही इंटरेस्ट लेगी। शिवाय ये सब सोच ही रहा था कि तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया, जिसे सुनकर दुर्गा थोड़ी सी पैनिक हो गई। बाहर से किसी आदमी की आवाज आई, दक्ष चौहान, दरवाजा खोलो। दुर्गा को समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से शिवाय को बिस्तर पर धक्का देकर लिटाया और उसके ऊपर कंबल डालते हुए बोली, मुझे लगता है यहाँ का वार्डन मुझे चेक करने आया होगा, इसलिए खुद को छुपा लो। अगर मैं पकड़ी गई ना तो मैं यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दी जाऊंगी। प्लीज कोई आवाज मत करना और इस कंबल के नीचे छुपे रहना। शिवाय को कंबल में छुपाकर दुर्गा ने जल्दी से अपना कोर्सेट पहना और उसके ऊपर टी शर्ट पहनकर दरवाजे का लॉक खोलकर बिस्तर पर शिवाय के मुंह के सामने बैठ गई, ताकि उसे कोई देख न सके। दुर्गा ने कहा, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। दुर्गा के ये कहने पर दरवाजा बाहर से खुला और आर्यन कमरे के अंदर आया। आर्यन ने कमरे के अंदर आकर नजरें चुरा के कहा, दक्ष, इट्स मी आर्यन। मैंने सोचा कि तुम आज की प्रैक्टिस से बहुत थक गए होगे,
और तुम्हें मस्कुलर पेन हो रहा होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये दवाई ले आया। इसमें तुम्हें मस्कुलर पेन में आराम मिल जाएगा। ये कहकर आर्यन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक दवाई पास में रखी टेबल पर रख दी। दुर्गा हैरानी से आर्यन को देख रही थी। कम्बल में छिपे हुए शिवाय ने गुस्से में सोचा, दुर्गा, तुमने मुझसे कहा था कि ये आर्यन तुमसे नफरत करता है। नफरत करने वाले तुम्हारे दर्द के बारे में इतना नहीं सोचता। तुम्हें तो मैं इस झूठ के लिए पनिशमेंट दूंगा। ये सोचकर शिवाय ने कम्बल थोड़ा सा उठा के अपने मुंह थोड़ा सा बाहर निकाला और पीछे से दुर्गा की टी शर्ट थोड़ी ऊपर करके उसकी पीठ पर किस कर दिया। दुर्गा इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए वो पूरी कांप गई और उसके मुंह से आह निकल गई। ये देखकर आर्यन ने दुर्गा से पूछा, क्या हुआ? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तुम ठीक तो हो ना? दुर्गा ने अपने मन में कहा, शिवाय के बच्चे, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सोचते हुए दुर्गा ने अपना हाथ पीछे ले जाकर कंबल से शिवाय का मुंह जबरदस्ती ढककर आर्यन से मुस्कुराकर कहा, नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी? तुम मेरे लिए दवाई क्यों लेकर आए हो? शिवाय ने कंबल के अंदर से बहुत धीरे से कहा, दुर्गा, ये क्या कर रही हो तुम? अभी तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे और इसके बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ये तुमसे नफरत करता है, तो फिर ये तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? चैप्टर 83 ठंडे जहर का अटैक। आर्यन ने अपनी जेब में से एक ऑइंटमेंट निकाला और उसे टेबल पर रखकर वहां से जाते हुए पीछे मुड़कर दुर्गा से कहा, मुझे याद है कि आज प्रैक्टिस करते हुए तुम्हारे पैर में हल्की सी मोच आ गई थी। ये ऑइंटमेंट मोच के लिए बेस्ट है। देखो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ उल्टा सिल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं ये ऑइंटमेंट सिर्फ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मोच या फिर तुम्हारी मसल्स पेन की वजह से हमारी प्रैक्टिस खराब हो जाए या फिर हमारी परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़े, वरना मुझे वैसे कोई तुम्हारी परवाह नहीं। आर्यन इतना ही कह पाया था कि वो तभी आगे दरवाजे से टकरा गया। ये देखते ही वो जल्दी से बाहर से दरवाजा बंद करके गुड नाइट बोलकर वहाँ से भाग गया। आर्यन के जाने के बाद दुर्गा ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू आर्यन, लेकिन मैं तो अपनी मोच बहुत पहले ही ठीक कर चुकी हूँ। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मुझे तुम्हारे इस ऑइंटमेंट की और दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। दुर्गा ये सब बोल ही रही थी कि तभी पीछे से शिवाय का हाथ उसके पेट पर आया और शिवाय ने उसे बिस्तर पर खींचकर लिटा दिया। शिवाय खुद दुर्गा के ऊपर आते हुए बोला, दुर्गा, एक गैर आदमी आधी रात को तुम्हारे कमरे में आ रहा है, वो भी वो आदमी जिसके बारे में तुम कह रही हो कि वो तुमसे नफरत करता है, और आया भी तो किस लिए? तुम्हारे लिए दवाई लेकर। बेहतर होगा कि तुम मुझे सच सच बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। दुर्गा ने शिवाय को समझाते हुए कहा, शिवाय, मैंने जो कहा वो सच था। आर्यन ने अभी अभी खुद भी तो कहा था कि उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है, उसे सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की फिक्र है, बस इसलिए वो मेरे लिए ये दवाई और ऑइंटमेंट लेकर आया। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, अजीब बात है, मैं शिवाय को ये सब एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेरा हस्बैंड हो और मुझे किसी और के साथ अफेयर में रंगे हाथों पकड़ लिया हो। शिवाय और मेरा रिलेशनशिप इस तरह का तो नहीं है। आखिर मैं ये सब क्या कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ? दुर्गा ये सब सोच ही रही थी, तभी शिवाय ने दुर्गा का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया और कहा, कौन सा ज्यादा बेहतर है? दुर्गा ने हैरानी से पूछा, क्या? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? शिवाय ने दुर्गा के चेहरे के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे और आर्यन के सीने में से किसका सीना ज्यादा बेहतर है? शिवाय का ये सवाल सुनकर दुर्गा को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसने शिवाय से कभी ऐसे बचपने भरे सवाल की उम्मीद नहीं की थी। दुर्गा ने एक शरारत भरी मुस्कान के साथ शिवाय के सीने पर पिंच करते हुए कहा, ऑफ कोर्स तुम्हारा ज्यादा बेहतर है। शिवाय ने चिल्लाते हुए कहा, आह दुर्गा, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। शिवाय के ऐसे कहने पर दुर्गा ने शिवाय के सीने को छोड़कर हंसते हुए कहा, यकीन नहीं होता कि तुम आधी रात को यहाँ पर मुझे सिर्फ ये पूछने आए हो कि आर्यन और तुम में से किसका चॉइस ज्यादा बेहतर है। तुमने तो बचपने की हद ही कर दी शिवाय। ये कहते हुए दुर्गा का किसी चीज पर ध्यान गया और वो एकदम से उठकर शिवाय का माथा चेक करते हुए बोली, ओह नो शिवाय, क्या तुम्हें फिर से ठंडे जहर का अटैक हुआ है? दुर्गा ने शिवाय को बिस्तर पर आराम से बिठाया और बोली, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे शरीर के जहर के असर को कम करती हूँ। ये कहकर दुर्गा बिस्तर से उठने लगी तो शिवाय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रुको, पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस जहर के असर को कैसे कम करोगी? भूलो मत कि तुमने मुझसे वादा किया था कि अब दोबारा तुम अपना खून मेरे लिए नहीं बहाओगी। मेरी वजह से तुम खुद को चोट नहीं पहुंचाओगी।
दुर्गा ने अपने मन में कहा, ओह हाँ, मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि शिवाय ने मुझसे कहा था कि अगर दोबारा मैंने अपने खून का इस्तेमाल करके उसके जहर के असर को कम किया तो वो मुझे सजा देगा। ओ गॉड, इन सारी बातों को सोच सोच कर तो मेरा सर दर्द होने लगा है। दुर्गा ने शिवाय को देखकर कहा, तो फिर आज की रात तुम मेरे साथ क्यों नहीं सो जाते? आई थिंक इस आइडिया से तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। दुर्गा ने अपने मन में कहा, सिर्फ साथ में लेटने से ही शायद शिवाय के शरीर के अंदर का जहर का असर थोड़ा कम हो जाए। शिवाय ने एक शरारती मुस्कान के साथ दुर्गा की आंखों में देखकर कहा, सारी रात साथ में सोना है? दुर्गा ने एक खतरनाक स्माइल के साथ शिवाय की गाल खींचते हुए कहा, सोने से मेरा मतलब सिर्फ सोना है। इसका मतलब है कि मेरे बगल में लेटना और सुबह तक कुछ भी ना करना और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। कुछ देर बाद शिवाय और दुर्गा एक दूसरे के बगल में लेटे हुए थे। शिवाय सो चुका था। शिवाय का एक हाथ दुर्गा के सिर के नीचे था और दूसरा हाथ दुर्गा की कमर पर रखा हुआ था। दुर्गा अभी भी नहीं सोई थी। वो शिवाय की तरफ करवट लिए हुए उसके चेहरे को देखते हुए कुछ सोच रही थी। दुर्गा ने अपने मन में कहा, इस बार शिवाय ने अपनी कोई भी हद पार नहीं की। वो सिर्फ मुझे पकड़कर सो रहा है, इससे ज्यादा इसने कुछ नहीं किया। पिछली बार इसने मुझसे वादा किया था कि ये मेरी परमिशन के बिना मुझे किस नहीं करेगा और इसने अपना वादा निभाया भी। दुर्गा ने शिवाय की नब्ज चेक करते हुए सोचा, शिवाय की नब्ज तो पहले से भी ज्यादा डिसऑर्डर हो गई है। लगता है सिर्फ साथ में लेटना शिवाय के जहर के असर को कम करने के लिए काफी नहीं है। एक डॉक्टर होने के नाते एक पेशेंट को इस तरह दर्द में तड़पते देखकर भी चुपचाप खड़े रहना और कुछ न करना बहुत मुश्किल है, वो भी जब मैं उसके दर्द को साथ में कम कर सकती हूँ। स्टॉप इट दुर्गा, अपने और शिवाय के रिलेशनशिप को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना बंद कर दो। एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच का रिश्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो क्या मुझे शिवाय को किस करके उसके शरीर में जहर को कम करना चाहिए? शिवाय सो रहा है तो शायद उसे मेरे किस करने का पता ना चले। आई होप कि शिवाय मुझे गलत नहीं समझेगा। ये सोचते हुए दुर्गा शिवाय के होठों के करीब बढ़ी और अपने होठों से शिवाय के होठों को छू दिया। ये होते ही शिवाय ने अपनी आंखें खोल दी और बोला, पकड़ लिया। दुर्गा कुछ कह पाती उससे पहले ही शिवाय पलटा और दुर्गा के ऊपर आकर उसके होठों को किस कर लिया। शिवाय दुर्गा के होठों से अलग होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखो इस बार तुम खुद मेरे पास आई हो, इसलिए इस बात का दोष तुम मुझे नहीं दे सकती। दुर्गा ने शिवाय के होठों पर हाथ रखकर उसे थोड़ा दूर करते हुए गुस्से में कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा इलाज करने की कोशिश कर रही थी। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, ये आदमी सचमुच अभी अभी जागा है या फिर अब तक सोने का नाटक कर रहा था। शिवाय ने एक शरारती मुस्कान के साथ दुर्गा के सीने को देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन भविष्य में तुम सोते हुए ये कोर्सेट मत पहनना। तुम अभी भी ग्रो कर रही हो और ये तुम्हारी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। उससे भी जरूरी बात कि ये अच्छा फील नहीं देता। ये कहते हुए शिवाय दुर्गा के सीने के करीब आने लगा। दुर्गा ने एक तकिया उठाकर शिवाय के मुंह पर मारते हुए कहा, अब तुम बेहतर फील कर रहे हो, इसलिए चुपचाप जाकर सो जाओ। ऐसे ही थोड़ी बहुत छेड़छाड़ के बाद शिवाय सो गया और सुबह होने से पहले ही वहां से निकल गया। चैप्टर 84 उदय रायचंद का आना। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे दुर्गा दक्ष के रूप में और ज्यादा फेमस होती जा रही थी। जादुई मोती की दुनिया में प्रैक्टिस करने के साथ साथ दुर्गा असली दुनिया में भी ग्रुप परफॉर्मेंस की अपनी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। धीरे धीरे दुर्गा ने फैंस के दिलों में जगह बनाने में आर्यन को भी पीछे छोड़ दिया था। दुर्गा और आर्यन का ग्रुप सभी राउंड्स को क्लियर करते हुए फाइनल तक पहुंच गया था। फाइनल से 2 रात पहले सभी कैंडिडेट को आज अचानक से प्रैक्टिस एरिया में यहाँ इकट्ठा होने के लिए बुला लिया गया था। सभी कैंडिडेट जब यहाँ इकट्ठे हुए तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक अलग से सेटिंग की गई थी। यहाँ पर सभी कैंडिडेट को वायर की हेल्प से ऊंचाई से जंप करके ही बुलाया गया था। आर्यन ने एक स्टाफ मेंबर से पूछा, अब ये अचानक से वायर की हेल्प से जंप करने की प्रैक्टिस क्यों कराई जा रही है? हमें पहले तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। आखिर मैनेजमेंट के प्लान्स क्या हैं? स्टाफ मेंबर्स ने कहा, सर अनीता मैम ने मैनेजमेंट को सजेस्ट किया है कि फाइनल में कुछ खास तरह से कैंडिडेट की एंट्री होनी चाहिए। आखिरकार ये फाइनल है तो इसे कुछ खास बनाना तो बनता है। तभी किसी स्टाफ मेंबर ने जोर से कहा, मिस्टर उदय रायचंद यहाँ आ चुके हैं। वो फाइनल्स के सभी कैंडिडेट को विजिट करने आए हैं।
ये सुनते ही दुर्गा का सारा ध्यान एंट्री गेट पर हो गया। उसे तो इन्हीं पलों का इंतजार था। वो इसी वक्त के लिए वो यहाँ आई थी। कुछ ही देर बाद उदय रायचंद्र अपने सभी साथियों के साथ वहाँ एंटर हुआ। उदय रायचंद्र को देखते ही नेशनल ट्रेनिंग का मैनेजर हंसते हुए उनसे बोला, वेलकम सर, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। सच कहूँ तो इस पूरे शो में मुझे इसी दिन का इंतजार था जब आपसे मुलाकात होगी। उदय रायचंद्र ने कहा, मैं तो यहाँ पर सिर्फ फाइनल के रिहर्सल देखने आया हूँ। दुर्गा ने उदय रायचंद्र को देखते हुए सोचा, उदय रायचंद्र, फाइनली तुम यहाँ आ ही गए। बहुत मेहनत और इंतजार करवाया है तुमने मुझे। दुर्गा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उदय रायचंद्र के एक आदमी ने फोन उदय रायचंद्र के आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर रायचंद्र, आपके लिए कॉल है। उदय रायचंद्र ने जब फोन पर शो हो रहे नाम को देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। उदय रायचंद्र ने अपना फोन लिया और वहां से जाते हुए अपने आदमियों से बोला, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, कॉल अटेंड करके थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तुम में से किसी को भी मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। उदय रायचंद्र का ये व्यवहार दुर्गा को थोड़ा अजीब लगा और वो वहाँ से बाहर जाने लगी। दुर्गा को जाते देखकर आर्यन ने कहा, हे दक्ष, तुम कहाँ जा रहे हो? हमें प्रैक्टिस करनी है। दुर्गा ने जाते हुए कहा, आर्यन, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तो प्लीज मेरे लिए इंस्ट्रक्टर से बात कर लेना कि मैं रिहर्सल सबसे लास्ट में करूँगा। ये कहते हुए दुर्गा वहाँ से चली गई। कॉरिडोर। उदय रायचंद्र कॉरिडोर के कोने में जाकर काफी धीमी आवाज में फोन पर बोला, मैडम, मैंने आपके कहने पर आपकी लैब को सिंगापुर में शिफ्ट करवा दिया है। आपके कहे हुए इक्विपमेंट भी रेडी हैं। मैंने अपनी तरह से अपना बेस्ट दिया है। फोन की दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा और जवाब में उदय रायचंद्र ने थोड़ी हैरानी से कहा, क्या आप अभी भी किसी को एक्सपेरिमेंट के लिए ढूंढ रही हैं? लेकिन पिछली बार मैंने आपको दूसरे देशों से इतने सारे लोग एक्सपेरिमेंट के लिए लाकर दिए थे, उन सब का क्या हुआ? फिर से दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा और उदय रायचंद्र ने जवाब में कहा, मतलब आपको कोई भारत देश का इंसान ही चाहिए। लेकिन मैम, अब ये सब इतना आसान नहीं है। अब यहाँ रिस्ट्रिक्शन बहुत बढ़ गई है। अब सब कुछ 22 साल पहले जितना आसान नहीं रहा। 22 साल पहले जब चौहान फैमिली की उस औरत की डेथ हुई थी तब मैंने सब कुछ संभाल लिया था, पर अब सब कुछ इतना आसान नहीं है। हमें अब बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। ये सब सुनकर वहीं पास में एक दीवार के पीछे छुपी हुई दुर्गा ने सोचा, चौहान फैमिली की औरत, क्या ये मान्यता सिन्हा की बात कर रहा है? फोन की दूसरी तरफ से फिर से किसी ने कुछ कहा और उदय रायचंद्र ने जवाब में लगभग रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नो नो मैम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा आपकी बातों को इग्नोर करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस आपको हेलो हेलो हेलो। ये बोलते हुए उदय रायचंद्र को एहसास हुआ दूसरी तरफ से फोन कट गया है। फोन कटने के बाद उदय रायचंद्र ने गुस्से में कहा, व्हाट द हेल, ये औरत खुद को समझती क्या है? कुछ एहसान क्या कर दिए मुझ पर? ये तो मेरे सिर पर चढ़कर नाचने लगी है। अरे, इतने सारे कांड करने के बाद तो इसे मेरे आगे भीख मांगनी चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट को दोबारा स्टार्ट करने के लिए, लेकिन एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही है जैसे मैं इसका नौकर हूँ। इसी तरह गुस्से में बड़बड़ाते हुए उदय रायचंद्र वापस लौट गया। दीवार के पीछे खड़ी हुई दुर्गा ने सोचा, मुझे ये तो मानना पड़ेगा कि इस शो का ज्वाइन करना बेकार नहीं गया। उदय रायचंद्र की आज की इस कॉल पर बातें सुनकर ही मुझे कई सारे क्लू मिल गए हैं, लेकिन मैं अब तक जो कुछ भी सोच रही थी, असली बात उससे कुछ अलग है। सबसे पहली बात यह है कि अब तक मुझे लगता है कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का ये आइडिया उदय रायचंद्र का अपना आइडिया है, लेकिन इस फोन कॉल पर हुई बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के पीछे असली चेहरा उसी इंसान का है जिसे अभी उदय रायचंद्र ने मैडम कहकर बुलाया था। मतलब इन सब के पीछे किसी औरत का हाथ है। दूसरी बात यह है कि उदय रायचंद्र के ह्यूमन एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहे हैं और अब सिंगापुर में शिफ्ट हो गए हैं। तीसरी बात यह है कि इन एक्सपेरिमेंट में अब रुकावट आ गई है, क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट के लिए भारतीय लोगों की बॉडी विदेश के लोगों की बॉडी से ज़्यादा यूजफुल है। आखिर ये मैडम है कौन? ऐसा क्यों है कि उदय रायचंद्र उसके सामने इतनी इज्जत से बात करता है और दिल ही दिल उससे इतनी नफरत करता है? इन एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या है जिसके लिए ये लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और अब इन एक्सपेरिमेंट को दोबारा शुरू करने के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं? मुझे इन सब चीजों का पता लगाना ही होगा। चैप्टर 85, आर्यन का दुर्गा को बचाना। दुर्गा वापस प्रैक्टिस एरिया में आ गई थी। इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस किया, दक्ष चौहान, अब तुम ही बचे हो, जंप करने के लिए जल्दी करो।
इंस्ट्रक्टर के कहने पर दुर्गा ऊंचाई पर चढ़ गई जहां से जंप करना था। ऊंचाई काफी ज्यादा थी। उसने अपनी कमर पर हार्नेस को टाइट करके बांधा। हार्नेस से वायर अच्छी तरह से अटैच थी। दुर्गा ने जैसे ही जंप किया वैसे ही वायर अपने आप टूट गई और दुर्गा नीचे गिरने लगी। दुर्गा को गिरते देखकर आर्यन ने नीचे से आकर उसे कैच कर लिया, लेकिन वो अपना बैलेंस नहीं संभाल सका और दुर्गा को लेकर गिर पड़ा। दुर्गा ने डर के मारे आंखें बंद कर रखी थी। उसने जब अपनी आंखें खोली तो अपने मन में कहा, अजीब बात है, मैं इतनी ऊंचाई से गिरी और मुझे दर्द नहीं हो रहा। तभी दुर्गा की नजर अपने बगल में लेटे हुए आयरन पर गई, जिसके चेहरे पर बहुत ज्यादा दर्द के भाव थे और उसका एक हाथ दुर्गा के नीचे दबा हुआ था। दुर्गा ने हैरानी और घबराते हुए कहा, आर्यन, आर्यन क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तभी दुर्गा की नजर आर्यन के हाथ पर गई जो उसके नीचे था। ये देखकर दुर्गा ने सोचा, क्या इसने मुझे ऐसे बेयर हट्स ही कैच किया है? दुर्गा ने आर्यन को देखकर चिल्ला के कहा, आर्यन तुम पागल हो क्या? ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम अपना हाथ जिंदगी भर के लिए खो सकते थे। आर्यन ने दुर्गा को देखकर एक दर्द भरी हंसी के साथ कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम फिर भी मुझ पर चिल्ला रहे हो। कोई भला इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? दुर्गा ने आर्यन को डांटते हुए कहा, चुपचाप लेटे रहो, तुम कुछ मत कहो। दुर्गा ने आर्यन के हाथ को चेक करते हुए कहा, थैंक गॉड कि सिर्फ थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है, पूरी तरह से टूटा नहीं है। ढंग से ट्रीटमेंट करवाओगे और कुछ महीने आराम करोगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंस्ट्रक्टर ने एम्बुलेंस बुला ली पर एम्बुलेंस अभी तक पहुंची नहीं थी। जब तक एम्बुलेंस आ रही है तब तक मैं तुम्हें टेम्पररी ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। मैं पहले तुम्हारे हाथ की हड्डी को सेट कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा दर्द होगा पर तुम बर्दाश्त कर लेना। आर्यन ने दुर्गा को देखते हुए कहा, तुमने ब्रोकन बोन्स को सेट करना भी सीखा है? तुम स्टार बनने जा रहे हो या फिर डॉक्टर? दुर्गा ने आर्यन को डांटते हुए कहा, अपने ये फालतू जोक्स बाद में मानना, अभी जोक्स का टाइम नहीं है हमारे पास। तुमने मेरी वजह से अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अगर कहीं तुम्हारे फैंस को ये बात पता चली तो मुझे भर भर के गालियां पड़ेंगी। यह कहकर दुर्गा आर्यन को टेम्परेरी ट्रीटमेंट देने लगी। दुर्गा के चेहरे पर काफी टेंशन और सीरियस लुक था। आर्यन ने दुर्गा को देखते हुए सोचा, क्या ये सब मेरी वजह से है? इतने दिनों में आज ये पहली बार है जब मैं दक्ष को इतना टेंशन में और सीरियस लुक के साथ देख रहा हूँ। दक्ष चौहान, तुम तो कभी ऐसे नहीं थे, कभी किसी की इतनी टेंशन नहीं लेते थे, तो फिर अब क्या हुआ? दुर्गा ने आर्यन का टेम्पररी ट्रीटमेंट करके आर्यन से पूछा, आर्यन तुमने मेरी जान क्यों बचाई? दुर्गा का ये सवाल सुनकर आर्यन कुछ याद करने लगा। फ्लैशबैक 10 दिन पहले प्रैक्टिस एरिया। आर्यन और दुर्गा के ग्रुप के एक मेंबर ने अपनी जैकेट उतारकर जमीन पर फेंकते हुए आर्यन से गुस्से में कहा, ये डांस मूव तुम्हारे अकॉर्डिंग चेंज क्यों हो भला? हमारे कोरियोग्राफर ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। तुम्हें हम सबसे ज्यादा पॉइंट मिले थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। अब हम सब एक ग्रुप का हिस्सा हैं और बराबर हैं, इसलिए हम तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं करेंगे। उस लड़के के पीछे खड़ा हुआ एक लड़का आर्यन से बोला, वैसे भी तुम सिर्फ राठौर फैमिली की आइडेंटिटी के फायदे को एंजॉय करने के अलावा करते ही क्या हो? तुम्हारे आधे से ज्यादा फैन तो राठौर फैमिली के खरीदे हुए हैं, तो फिर इसमें शो ऑफ करने जैसा क्या है? अब पहले वाले लड़के ने दूसरे से कहा, चल यार, यहाँ इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने का मतलब ही क्या है जब हमारे ग्रुप को ही जीतना है। राठौर फैमिली ने पहले से ही सब कुछ फिक्स कर रखा है। हमारे ग्रुप में भी फर्स्ट पोजीशन इस आर्यन सिंह राठौर को ही मिलेगी। आखिरकार हम इन राठौर्स के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकते ना? ये कहकर वो दोनों लड़के वहाँ से जाने लगे तो कोरियोग्राफर ने कहा, रुक जाओ, ऐसे मत जाओ। आर्यन ने जो स्टेप बताए हैं उनसे उसने तो डांस को और भी इजी बना दिया है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसके बाद तुम्हारा स्टेज इफेक्ट बहुत वंडरफुल होगा। पहले वाले लड़के ने कहा, अरे नहीं, हम लोग इतने अच्छे डांसर भी नहीं हैं कि मिस्टर राठौर के स्टेप्स को सीख सके, और ना ही हम लोग नोबेल मिस्टर राठौर के साथ डांस करने के लायक हैं, इसलिए उन्हें अकेले ही डांस करने दे। उस लड़के ने इतना ही बोला था कि तभी एक प्लास्टिक की खाली बोतल आकर उसके गाल पर बहुत जोर से लगी, जिससे उसकी चीख निकल गई। आह! उसने एक गाल पर हाथ रखकर दर्द में पूछा, किसने मारा मुझे? उसके ये पूछने पर कमरे के एक कॉर्नर से दुर्गा की आवाज आई, अगर तुम अनाड़ी हो तो तुम सीख सकते हो, और अगर तुम बदसूरत हो तो तुम अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराकर सुंदर भी हो सकते हो, लेकिन अगर तुम बेवकूफ हो तो बेवकूफी का कोई इलाज नहीं होता। और तुम दोनों
बेवकूफ़ ही हो, इसलिए मेहनत करने से, कोशिश करने से बचकर भागना चाहते हो। दुर्गा के आसपास कई सारी प्लास्टिक की पानी की खाली बोतल पड़ी थी और एक बोतल पानी से भरी हुई थी। वो आराम से जमीन पर बैठी हुई थी। अब उस लड़के ने दुर्गा को देखते हुए कहा, दक्ष चौहान, ये क्या कह रहे हो तुम? हम आर्यन सिंह राठौर के बताए हुए डांस मूव की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वो हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। दक्ष, ये मत कहना कि तुम नहीं जानते कि हम लोग इस ग्रुप में सिर्फ एक 100 पीस बनकर रह रहे हैं। इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है हमारी इस ग्रुप में, वो भी आयरन सिंह राठौर की वजह से।